हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10th जो एसएसटी ज्योग्राफी की बुक है उसका चैप्टर 4 एग्रीकल्चर देखने वाले हैं। लाइन टू लाइन हम एक एक चीज़ समझेंगे, एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री। हमें पता है हमारे देश में खेती बहुत होती है, तो एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट है हमारा देश जो है बहुत ज़्यादा, है ना। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज़ एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। तो अगर मतलब सपोज़ करो कि पूरे देश की आबादी 100 है, तो उसमें से 2/3 यानी कि 66% लोग खेती पर निर्भर करते हैं, सीधे तरीके से या फिर किसी और तरीके से। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। तो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, 3 टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है जिससे हमें खाना मिलता है। Besides food grain, it also produce raw material for various other industry। रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल। गेहूँ होता है, गेहूँ से ही तो दलिया बनता है, ठीक है, मशीनों के थ्रू, और उसी से मैदा बनता है, मैदे से बिस्किट बनते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो एग्रीकल्चर है वो प्राइमरी एक्टिविटी होती है, और उस पर बाकी सारी और इंडस्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, इस चैप्टर है वो भी सब एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करती हैं। कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज़ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। हाँ, बिस्किट बनाने की जो इंडस्ट्री होती है, मैदा से बिस्किट बनता है, वो आटे से बनेगा। गेहूँ होता है, गेहूँ से आटा बनेगा, आटे में से मैदा चनेगी, मैदे से बिस्किट बनेगा। मोर ओवर सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक सॉरी टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एक्सेट्रा आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड। मतलब हमारे देश से बाहर हम लोग ये चाय काफ़ी ज़्यादा असम में बहुत ज़्यादा फेमस है। टी फ्रॉम असम, है ना। और कुर्ग की कॉफ़ी, आप जो चैप्टर्स हैं इंग्लिश के उसमें पढ़ेंगे, तो टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, मसाले जो है केरला के बहुत फेमस है। ये जो है हमारे देश से बाहर एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं, हम लोग दूसरे देशों में भेजते भी हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग भी देखो कई सारे टाइप की होती है। एग्रीकल्चर इज़ एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आर कंट्री। हमारे देश में सदियों से एग्रीकल्चर किया जा रहा है। ओवर दीज ईयर्स कल्टिवेशन मेथड्स हैव चेंज सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस। तो कई सदियों से एग्रीकल्चर दुनिया में हो रहा है, हमारे देश में भी हो रहा है। तो समय के साथ साथ जो है हमारा एनवायरनमेंट भी थोड़ा थोड़ा बदला है ना। और हमारी सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस बदली हैं, या फिर उनके हिसाब से एग्रीकल्चर हमारा ढला है। फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कॉमर्शियल टाइप। फार्मिंग जो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, मतलब जो अपने लिए ही की जाती है, अपने खाने पीने के लिए जो फार्मिंग की जाती है उसको हम लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। तो फार्मिंग पहले लोग अपने लिए उगाते थे, अपनी फैमिली जो है उसमें अपना गुजर बसर करते थे। से अब कॉमर्शियल फार्मिंग हो गई है, मतलब अब बड़े बड़े खेत हैं या फिर बेचने के लिए भी, पैसा कमाने के लिए फार्मिंग करते हैं, अपने घर के लिए अलग निकाल करके फिर वो बाकी सारा सामान जो है बेच देते हैं। तो वो कमर्शियल फार्मिंग होती है जिससे बेच करके पैसा कमाया जाता है। एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम्स आर प्रैक्टिस। तो अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइप के फार्मिंग सिस्टम प्रैक्टिस होते हैं, जैसे कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, देखो प्रिमिटिव का मतलब होता है जो चीज़ पुरानी होती है उसको हम लोग प्रिमिटिव कहते हैं। सब्सिस्टेंस मतलब अपने जीवन यापन के लिए पुराने तौर तरीकों से जैसे किया जाता है, जिसमें खाली जो है हल वगैरह का इस्तेमाल करके फार्मिंग करी जाती है। जैसे कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो, दाओ, डिगिंग स्टिक्स, फैमिली कम्युनिटी लेबर। तो इसमें जो है हो, दाओ, स्टिक्स वगैरह से जो है खुदाई वगैरह की जाती है, और बहुत ही छोटे लैंड पर ही किया जाता है, और फैमिली के लोग ही इसको करते हैं, कहीं बाहर से लेबर वगैरह मजदूर नहीं बुलाए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स ऑन मॉनसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ अदर नेचुरल कंडीशंस टू द क्रॉप ग्रोन। तो ये जो फार्मिंग होती है इसमें कोई अलग से खाद वगैरह नहीं डाला जाता है, और ये कोई सिंचाई इरिगेशन वगैरह है ना, जो पाइप्स वगैरह अलग से निकाल के बोरिंग से इरिगेशन नहीं करी जाती है। ये जो है सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी पर डिपेंड करती है कि सॉइल कितनी उपजाऊ है, और मानसून की बारिश कब पड़ेगी, उन सब चीज़ों पर ही ये डिपेंड करती है, और फसल उस पर ही, मतलब सब कुछ नेचर पर डिपेंड करता है। इसमें कुछ बाहर से चीज़ें नहीं डाली जाती हैं, जैसे कि खाद वगैरह डाल देना, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, है ना, और बीज भी जो है इसमें वो बिल्कुल नेचुरल सब कुछ किया जाता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली। मतलब स्लैश एंड बर्न होती है कि आपने
होता था पहले ज़माने में, काफ़ी ज़्यादा होता था, अब तो खैर ये सब बहुत कम हो गया है। स्लैश एंड बर्न मतलब एक एरिया का लैंड था, आपने जो भी चीज़ें थी उस पर जला दी, फिर राख जो है वो मिट्टी में मिला दी गई, फिर कुछ समय के लिए उसको खाली छोड़ दिया गया, फिर जैसे बारिश वगैरह उस पर पड़ी तो उससे क्या होता था, फर्टिलिटी यानी कि उपजाऊ जो हो जाती थी ज़मीन, फिर उस पर खेती कर ली जाती थी। व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेज द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन। फिर जब ये जो है 4-5 साल खेती कर ली, फिर इस पर अच्छी फसल नहीं होगी, फिर आगे बढ़े, इसको ऐसे ही छोड़ गए, अबैंडन कर गए, फिर आगे जा कर के जो लैंड जो है वो क्लियर कर दिया और फिर उस पर मतलब जो भी था वो जला दिया, राख वगैरह मिला दी उसमें, फिर उस पर खेती स्टार्ट कर दी। तो इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं कि पहले एक प्लेस पे थे, वहाँ पर जो अगर जो है 4-5 साल खेती करी, फिर जब नेक्स्ट जगह गए वहाँ का सब कुछ कटाई वगैरह करी, उसको पूरा का पूरा जलाया और फिर वहाँ पर खेती करनी शुरू कर दी। तो इसको हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो एक जगह से यहाँ जाएंगे तो कुछ सालों में ये जो है ज़मीन क्या होता है ना, जब उस पर बार बार फसल उगती रहती है तो उसकी फर्टिलिटी भी कम हो जाती है, फर्टिलिटी उर्वरकता या फिर उसकी उपज कम हो जाती है, तो इसलिए उसको अबैंडन करके उसको छोड़ करके नई जगह चले जाते हैं। देखिए अब तो खैर कहाँ इतना घूमना कुछ भी नहीं हो पाता, ज़मीन लोगों की हो गई है, पहले तो सबकी होती थी, कम्युनिटी की होती थी, तब ये सब चीज़ें चलती थी, अब तो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है ये। तो ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी होता है कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो के एग्रीकल्चर किया जा रहा है। तो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू लैंड जो है वो फिर से प्रोडक्टिव हो जाता था। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ लो एज द फार्मर डज नॉट यूज़ फर्टिलाइज़र और अदर मॉडर्न इक्विपमेंट। तो फर्टिलिटी काफ़ी कम होती है, ज़्यादा उपज नहीं आती है, ये ऑर्गेनिक वाली होती है। वैसे ऑर्गेनिक भी अभी अलग तरीके से करने लगे। इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में अलग अलग, जैसे इसको झुम कल्टिवेशन भी कहते हैं, है ना, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। जैसे झुमिंग बोलते हैं इसको नॉर्थ ईस्ट में, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में। पामलाओ इसको मणिपुर में बोलते हैं। दीपा बस्तर वाले छत्तीसगढ़ के रीजन में बोलते हैं और अंडमान निकोबार में भी बोलते हैं। तो झुमिंग क्या होता है? झुमिंग एक स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। झुमिंग द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज़ नोन एज मिल्पा इन मैक्सिको। मैक्सिको जो है एक कंट्री है, ठीक है, साउथ अमेरिका में, उसमें झुमिंग को जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है इसको मिल्पा बोलते हैं। सेंट्रल अमेरिका में इसको कोनुको बोलते हैं, वेनेजुएला, ठीक है। फिर उसके बाद रोका ब्राज़ील में, अलग अलग नामों से ये जाना जाता है। इन इंडिया प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन इज कॉल्ड बेवार और दहिया इन मध्य प्रदेश, पोडू और पेंडा इन आंध्र प्रदेश, पामा, दाबी, कोमान और बरिंगा उसमें उड़ीसा में, कुमारी वेस्टर्न घाट्स में, वलरे, वलते, ये अलग अलग देखो नाम है इतने ज़्यादा। आप लोग को एक दो नाम आप लोगों ने याद कर लेने हैं कि भाई ये जो है प्रिमिटिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है जिसको झूमिंग बोलते हैं, कि एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर एग्रीकल्चर किया जाता है। कोई मतलब इसकी फर्टिलिटी कम होती है क्योंकि कोई फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इरिगेशन का भी इसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं, नेचर पर ही, मॉनसून पर ही डिपेंड करते हैं अपनी खेती के लिए। तो इस तरीके से देखो पैच ऑफ लैंड जला दिया, फिर आगे मूव कर जाएंगे, फिर कुछ सालों बाद दोबारा यहाँ पर लौट करके आएंगे। तो मिट्टी जो है अगर कुछ समय के लिए आप उसको खाली छोड़ दोगे तो फिर से अपनी जो है उर्वरकता या फिर आप कह सकते हैं अपनी फर्टिलिटी गेन कर लेती है। इस तरीके से जो है कल्टिवेशन होता है। रिंझा अब एक स्टोरी टाइप है। रिंझा लिव्ड विद हर फैमिली इन अ स्मॉल विलेज एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिम्पू इन असम। तो रिंझा जो है असम में रहती है, गांव वाले एरिया में, ठीक है। शी एंजॉयज वॉचिंग हर फैमिली मेम्बर्स क्लियरिंग, स्लैशिंग एंड बर्निंग अ पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन। तो पैच ऑफ लैंड एक ज़मीन का टुकड़ा है, उसको साफ़ करते हैं और उसको जलाते हैं, फिर उस पर खेती करते हैं। शी often helps them in irrigating the fields with the water running through a bamboo canal from the nearby spring। तो ये लोग इरीगेट करते हैं अपने, कैसे करते हैं, ज़मीन में से बोरिंग वगैरह निकाल के नहीं, बल्कि नदियों के पानी से ही जो है बेम्बू की कैनाल, मतलब बेम्बू के थ्रू, बेम्बूज होते हैं ना, उसके थ्रू पानी ला करके अपने खेतों में पानी सिंचाई करते हैं। शी लव्स द सराउंडिंग्स एंड वॉन्ट्स टू स्टे हेयर एज लॉन्ग एज शी कैन, बट दिस लिटिल गर्ल हैज़ नो आइडिया अबाउट द डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड हर फैमिली सर्चिंग फॉर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड इन द नेक्स्ट सीजन। तो बच्ची को उस एरिया में रहना बहुत पसंद है, बट क्योंकि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह ये लोग घूमते रहते हैं ताकि जो है इनको और उपजाऊ ज़मीन मिल सके। कैन यू नेम द टाइप ऑफ फार्मिंग रिंजाज फैमिली इज एंगेज्ड इन? तो रिंजा की फैमिली क्या कर रही है? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कर रही है। अब हम लोगों ने प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कर ली, मतलब अपने लिए ही की जाती है और पुराने तौर तरीक़ों से की जाती है। दूसरा आता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन द एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर द हाई डोज ऑफ बायोलॉजिकल इनपुट्स एंड इरीगेशंस आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। तो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? ऐसे इलाकों में की जाती है जहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती है और इसमें बायोलॉजिकल इनपुट्स, इरीगेशन, सारी के सारी जो मॉडर्न चीज़ें हैं, मतलब उनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो है उपज ज़्यादा हो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो।
तो दो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिविजन ऑफ लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशन हैज़ रेंडर्ड द लैंड होल्डिंग साइट्स अनइकोनॉमिकल, द फार्मर्स कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड, द एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। तो देखो क्या होता है कि पहले ज़माने में ज़मीन का बंटवारा होता रहता था। पहले इतना था ज़मीन का टुकड़ा एक आदमी के पास, फिर उसके 4 बेटे हो गए, ठीक है, 4 बेटे हो गए तो ऐसे करके 4 टुकड़ों में बट गया, फिर इनके भी और 4 हो गए तो ये बढ़ गए, ठीक है, इनके 4 हो गए, फिर इनके भी और बच्चे होते गए, ठीक है, इसके 4 हो गए, इसके 4 हो गए, ऐसे करके बच्चे मतलब बढ़ता रहेगा, तो ज़मीन का टुकड़ा बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो अब इस तरीके की खेती करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। मगर अब क्या है कि उनके पास कोई और सोर्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं है, कुछ और करने के लिए नहीं है, तो फिर वो इसी ज़मीन पर खेती करते हैं, तो इसका जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। ज़्यादा एरिया में करेंगे ज़्यादा फसल होगी, ज़्यादा अच्छी उपज आएगी, बट छोटे एरिया में कर रहे हैं तो दिक्कत हो रही है। इसलिए लैंड पर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो कुछ और नहीं कर रहे हैं तो वो खेती की तरफ ही जाते हैं, और खेती में अब इतना उनको फ़ायदा हो नहीं पाता है, क्योंकि ज़मीन का टुकड़ा बहुत छोटा हो गया है उनका बढ़ते बढ़ते। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है? तो ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब छोटे लैंड पर की जाती है, मगर सारे के सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। सारे के सारे नहीं, जैसे कि इरिगेशन, सिंचाई कर ली है ना बोरवेल के थ्रू, और बायोलॉजिकल इनपुट जैसे कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है इंसेंटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। और जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी उनमें इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। नेक्स्ट है कॉमर्शियल फार्मिंग। तो कॉमर्शियल फार्मिंग में क्या है? मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ द यूज़ ऑफ हायर डोसेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। एग्जाम्पल के लिए हायर ईल्ड वेराइटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। तो कमर्शियल फार्मिंग में तो भाई सारी की सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। HYV हाई ईल्ड वेराइटी सीड यानी कि ज़्यादा उपज आती है इनसे, केमिकल इनपुट इंसेक्टिसाइड कीड़ों को मारने के लिए, पेस्ट को मारने के लिए, फर्टिलाइजर ताकि और अच्छी उपज हो, तो सारी चीज़ों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल राइस इज़ अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, बट इन उड़ीसा इट इज़ अ सब्सिस्टेंस क्रॉप। तो देखो कहीं पर कोई क्रॉप सब्सिस्टेंस हो सकती है तो कहीं पर कमर्शियल हो सकती है। जैसे कि चावल जो है खूब बड़े बड़े एरिया में उगाया जाता है, हरियाणा पंजाब में, और बेचा जाता है। उड़ीसा में अपने ही खाने के लिए जनरली इसको उगाया जाता है। तो कुछ क्रॉप कहीं पर सब्सिस्टेंस हो सकती हैं और कहीं पर कमर्शियल। सब्सिस्टेंस राइस कहाँ पर है? उड़ीसा में। और कमर्शियल राइस है कहाँ पर? हरियाणा पंजाब में। तो कैन यू गिव मोर एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप्स विच मे बी कमर्शियल इन वन रीजन एंड मे प्रोवाइड सब्सिस्टेंस इन अनदर रीजन? तो वीट हो गया है ना, ज्वार, बाजरा, तो वीट और राइस हो सकते हैं, कहीं पर सब्सिस्टेंस है, कहीं पर अपने इस्तेमाल के लिए, कहीं पर बेचने के लिए। प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन इन अ लार्ज एरिया। तो प्लांटेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्लांटेशन है ना, इसमें क्या होता है कि एक क्रॉप बहुत ही बड़े एरिया में, एग्जाम्पल जैसे टी कॉफ़ी जो हैं वो प्लांटेशंस में ही उगाई जाती हैं। The plantation has an interface of agriculture and industry. Plantation cover large tract of land using capital intensive inputs with the help of migrant laborers. तो इसमें क्या है, बहुत ही ज़्यादा बड़े लैंड पर ये फार्मिंग की जाती है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिव फार्मिंग होती है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, HYV सीड्स और इरिगेशन, हर चीज़ का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, और काफ़ी ज़्यादा लेबर का, काफ़ी ज़्यादा लोग भी इसमें लगते हैं। ऑल द प्रोड्यूसर्स यूजेस रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री। और रॉ मटेरियल की जैसे चाय है उगाई जाती है, फिर उसके बाद फैक्ट्रीज़ में उसको प्रॉपर करके क्लीनिंग वगैरह करके बेचा जाता है। तो कमर्शियल क्रॉप जो है वो बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सब कमर्शियल क्रॉप्स के एग्जांपल हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों से कमर्शियल क्रॉप्स के एग्जांपल पूछे जाएंगे तो आपको बताने हैं टी, कॉफ़ी, बनाना, शुगर केन, ठीक है। ये आर इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। टी इन असम एंड नॉर्थ बंगाल, कॉफ़ी इन कर्नाटक आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप इन दीज स्टेट्स। तो असम की चाय और नॉर्थ बंगाल और असम की चाय और कॉफ़ी जो है कर्नाटक की काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो क्रॉप है। सिंस द प्रोडक्शन इज़ मेनली फॉर मार्केट एज well developed network of transport and communication connecting the plantation areas, processing industries and markets plays an important role in the development of plantation. तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मार्केट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि भाई कई की बहुत एकड़ों में ये प्लांटेशन होती है, फिर उनको एक रोड चाहिए ना अपने जो चीज़ें उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। बनाना प्लांटेशन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, साउथ इंडिया में बनाना बहुत उगता है, पूरे देश में मिलता है, तो रोड से अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से इसको ट्रांसफ़र किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर। बेम्बू प्लांटेशन, बेम्बूस उगाए जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में। तो ये हम लोगों ने प्लांटेशंस के बारे में देख लिया और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस देख लिया हमने, कमर्शियल फार्मिंग। अब इसका जो आगे वाला है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।